अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री और कूलोमेट्रिक टाइट्रेशन को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री को सिंपली इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक रिफाइंड फॉर्म है इलेक्ट्रोलाइसिस की। आप सबको मालूम है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं जनाब, आपको पता है कि अगर आप कोई भी कंटेनर लें और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालें और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो जो दो इलेक्ट्रोड्स आपने लगाए हुए होते हैं तो वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हम कहते हैं कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं एनोड। तो जो काउंटर आइंस हैं, जैसे कैथोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी जानिब तमाम पॉजिटिव आइंस आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू। उसके बरक्स जितने भी नेगेटिव आइंस इस सिस्टम में मौजूद होंगे वो सब के सब एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जनाब ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। जब हम इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री की बात करते हैं ना, ग्रेविमेट्री मीन्स मेजरमेंट या मेजरिंग ऑफ मास। तो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में क्या होता है कि जो अगर आपको किसी मेटल का मास या किसी मेटल की कंसंट्रेशन मालूम करनी है किसी भी सॉल्यूशन में, तो आप क्या करें, आप उस मेटल को डिज़ोल्व कीजिए किसी भी एसिड के अंदर और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दीजिए। तो जो कैथोड मटेरियल होगा, कैथोड पे आके आपका वो जो मेटल का आयन है वो आके रिड्यूस हो जाएगा और जमा होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक वो डिपॉजिट होता रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोड का मास बढ़ता रहेगा। जब इलेक्ट्रोड का मास बढ़ना बंद हो जाए तो आप क्या करें, इस इलेक्ट्रोड को निकालें और इसका वज़न कर लें। एक दफ़ा वज़न करेंगे जब इस पे मेटल डिपॉजिट हुआ होगा, और उस मेटल को हटा के दोबारा से वज़न कीजिए उस इलेक्ट्रोड का कि जब मेटल उस पर जो डिपॉजिटेड मेटल था वो कोई भी नहीं था, तो उस वक्त आप वज़न कीजिए। तो जो मेटल डिपॉजिट था वो आपको वज़न आपको उसका मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री के ज़रिए किसी भी मेटल का आप मास या कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो सकता है कि आप इलेक्ट्रोड को डिप करने से पहले जो बिल्कुल सूखा हुआ इलेक्ट्रोड होता है उसका वज़न कर लें, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना आप करवाएं। जो मेटल है वो आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर। जब ये डिपॉजिशन एंड हो जाए तो आप उस इलेक्ट्रोड को निकालें, उसको सुखाएं और उसके बाद उसका वज़न कर लें। तो जो वज़न में जो डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस सिर्फ मेटल के डिपॉजिट होने की वजह से ही आएगा। तो वो जो भी चीज़ डिपॉजिट हुई है और जो जितने वॉल्यूम, यानी जो भी वॉल्यूम आपने एनालाइट का लिया था उतने वॉल्यूम की वजह से वो डिपॉजिट हुई है, तो आप कंसंट्रेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये इसकी छोटी सी थ्योरी थी। अगर हम इसको एक ग्राफ के ज़रिए आपको समझाना चाहें इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री को, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़रा हम अप्लाइड पोटेंशियल को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और करंट को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि शुरू में जैसे अब हम कोई भी मेटल ले लेते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी मेटल पॉजिटिव आयन की सूरत में होगा, वो रिड्यूस होकर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। तो शुरू में जब ये पोटेंशियल सफिशेंट नहीं था रिडक्शन के लिए, कोई करंट आपको नहीं नज़र आया, ये स्टेबल थे, करंट की जो वैल्यू है वो स्टेबल रही, क्योंकि रिडक्शन होगा तो करंट यूज़ होगा ना। अब आपने क्या किया, देखा कि अचानक से इस पीक के अंदर एक उठान आई है, एक स्लोप इसका जनरेट हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, करंट यहाँ पे हासिल होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही रिडक्शन स्टार्ट होगी, यानी ये वो पोटेंशियल इसकी यहाँ राउंड अबाउट वो पोटेंशियल होगा जिस पर आपके एनालाइट की रिडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो बेस लाइन है इससे एक लाइन आप सीधी प्रोड्यूस कीजिए, और ये जो आपके पास स्लोप आया है इससे एक लाइन सीधी प्रोड्यूस कीजिए। ये जो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन पोटेंशियल आपको इस ग्राफ से मिल जाता है। अब जो आपका पोटेंशियल होता है ना किसी भी इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में, कि आपको किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है, वो बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है। जैसे जो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल है वो हमेशा हमारे
डिकम्पोजिशन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। यानी ये तो डिकम्पोजिशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जहाँ पे रिडक्शन अभी अभी होना बस स्टार्ट हुई है, यानी यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे इसको डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ रिड्यूस करा के सॉल्यूशन में डिफ्यूज़ कराना तो नहीं है, आपका काम तो है उसको रिड्यूस करा के इलेक्ट्रोड की सरफेस पे आप डिपॉजिट करवाएं। तो आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल है EA, वो आपके इस डिकम्पोजिशन पोटेंशियल से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए। अब ये जो डिकम्पोजिशन पोटेंशियल है, ये जो अप्लाइड पोटेंशियल जिससे ज़्यादा होना चाहिए, ये 3 चीज़ों का मजमुआ होता है। एक को आप कहते हैं जनाब बैक पोटेंशियल, ठीक है, दूसरे को आप कहते हैं सिस्टम पोटेंशियल या रेजिस्टेंस पोटेंशियल, ठीक है, और तीसरे को आप कहते हैं ओवर पोटेंशियल। तो बैक पोटेंशियल क्या है जनाब? जब आप कोई भी मेटल का सॉल्यूशन या कोई भी मेटल की कंसंट्रेशन मालूम कर रहे होते हैं, तो आपके सिस्टम में कुछ आइंस होते हैं। उन आइंस की मौजूदगी की वजह से जो 2 हाफ सेल्स होते हैं ना आपके 2 इलेक्ट्रोड्स के, उन हाफ सेल्स का भी अपना कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये आपको इस तरह से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि अगर आप कॉपर मालूम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो उसमें कॉपर भी होगा क्योंकि उसमें एक्वस मीडियम है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आइंस भी होंगे, हाइड्रोक्सिल आइंस भी होंगे और सल्फेट भी होगा अगर आपने सल्फेटिक सॉल्यूशन लिया है कॉपर का। तो क्या होगा जनाब, जो बैक पोटेंशियल है वो बराबर होता है पोटेंशियल एट एनोड माइनस पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो जब आपका कॉपर रिड्यूस होगा तो ये कैथोड पे जाके Cu0 की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, H+ हाइड्रोजन गैस बन के जो है वो उड़ जाएगी। जब ये हाइड्रोक्सिल आइन ये जाएगा एनोड की तरफ, तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये सल्फ़र, ये अमूमन जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उस पर ये ऑक्सीडाइज अमूमन होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा जनाब, हमारे पास जो बैक पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा द पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल, जो कि ऑक्सीजन बनाने में इस्तेमाल हो रही है, और वो पोटेंशियल जो कॉपर को ज़ीरो में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की नस्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब इस नस्ट इक्वेशन पे हम गौर करें तो जो बैक पोटेंशियल है वो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और कॉपर दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो आपका बैक पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनाब हम सिस्टम पोटेंशियल की या रेजिस्टेंस पोटेंशियल की। आपको मालूम है कि हर सिस्टम में या जो भी सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी कंडक्टिविटी मेटल से ज़रूर कम होती है। तो हर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट होती जाएगी अगर हम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट करते जाएंगे। तो सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस की वजह से जो भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको आप कहते हैं सिस्टम पोटेंशियल या रेजिस्टेंस पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, एक होता है जनाब आपका ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल कहते हैं कि एक वो थर्मोडायनामिक वैल्यू होती है जिस पे आपकी रिडक्शन हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी आप सपोज़ करें कि कॉपर की जो रिडक्शन है वो हो जानी चाहिए मिसाल के तौर पे 1.5 वोल्ट्स पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आप देख सकते हैं लिटरेचर से। लेकिन अगर कॉपर की रिडक्शन हो जानी चाहिए 1.5 पे, लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं कि वो 1.5 के बजाय 1.6 वोल्ट्स पे हो रही है, तो वो जो 0.1 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है वो उसका ओवर पोटेंशियल कहलाएगा। अब ओवर पोटेंशियल की कई वजूहत हो सकती हैं, आपके जंक्शंस हो सकते हैं जहाँ जहाँ से आपने तारों में जोड़ लगाए, जहाँ जहाँ से कनेक्शंस आप जोड़ते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसिपेशन ऑफ पावर ज़रूर होती है, तो उसकी वजह से भी ओवर पोटेंशियल हो सकता है। ओवर पोटेंशियल कई और वजूहत की बुनियाद पे भी डिफरेंट हो सकता है, जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो ओवर पोटेंशियल पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आप चेंज कर दोगे तो ओवर पोटेंशियल चेंज हो सकता है। इसी तरह से करंट डेंसिटी जो होती है आपकी, यानी वो इलेक्ट्रोड्स जिनकी बुनियाद पे आप रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कर रहे हो जिनसे, उनकी ख़ास डेंसिटी उनको दी जाती है। जैसे अगर आप बात करें तो इसकी डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया। तो अगर आप एनर्जी डेंसिटी दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी है।
ठीक है, या 5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर कह लें आप जूल्स के बजाय, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, हम वोल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रोड पे 5 वोल्ट्स उसका मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी है उस रिएक्शन के लिए, और आप उसको 5 के बजाय दे रहे हैं 7.5, तो वो क्या करेगा, वो जो रिडक्शन हो रही है आपकी मेटल की, वो उसके लिए जो एनर्जी डेंसिटी 5.0 चाहिए थी, 5.0 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो यूज़ ज़रूर करेगा, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपने दिया हुआ है एनर्जी डेंसिटी का जो एक फैक्टर है, जैसे 2.5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस केस में हमने एक अज्यूम कर लिया है, तो वो जो एक्स्ट्रा 2.5 है वो पानी की ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो एनर्जी डेंसिटी भी, यानी करंट डेंसिटी जो है आपकी, वो भी आपकी इस ओवर पोटेंशियल के ऊपर अफेक्ट करती है, करंट डेंसिटी कह लें या एनर्जी डेंसिटी कह लें। थर्ड थिंग इज़ टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है ओवर पोटेंशियल पे, क्योंकि काइनेटिक मूवमेंट बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। अच्छा, फोर्थ है जनाब प्रेशर चेंज करने से ओवर पोटेंशियल पे फ़र्क आ सकता है। फिफ्थ है कि अगर आपके सिस्टम में कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी की बुनियाद पे भी ओवर पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये ओवर पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपके सिस्टम में 3 मेटल्स हैं, मिसाल के तौर पे कैडमियम है, लेड है या सिल्वर है, आपको इन तीनों को डिटरमाइन करना है या इन तीनों को आपको सॉल्यूशन में से बाहर निकालना है, तो आपके पास जो सबसे कम पोटेंशियल है वो सिल्वर का है, 0.9 वोल्ट्स। इसके ऊपर ये सिल्वर जो है रिड्यूस हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसको 1.0 वोल्ट देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ सिल्वर आके रिड्यूस होगा, क्योंकि लेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सिल्वर से ज़्यादा है। इसी तरह से जब आप देखें डिपोजिशन सिल्वर की ख़त्म हो गई है, तो फिर आप वोल्टेज बढ़ा दीजिए, आप उसको 2.0 या 2.1 वोल्ट पे ले जाएं, तो जितने का जितना लेड होगा सॉल्यूशन में सबका सब डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद जब वो डिपोजिशन ख़त्म हो जाए तो आप देखें उसके बाद 2.5 वोल्ट अगर करते हैं तो कैडमियम जितना भी सिस्टम है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली आइंस को डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। यहाँ तक इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री कंक्लूड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कूलोमेट्री की। अच्छा, कूलोमेट्री जैसे नाम से ज़ाहिर है ये डिपेंड कर रहा होता है मेजरमेंट ऑफ चार्ज पे। मेजरमेंट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी सिस्टम में करंट देते हैं ना किसी ख़ास वक्त तक, तो जितने वक्त तक भी करंट देंगे करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर आप करंट को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से तो आपके पास चार्ज आ जाएगा कि आपने उस पूरे सिस्टम में कितना चार्ज इंडक्ट किया है। ठीक है, तो अब कूलोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होती हैं, यानी जैसे है तो ये टाइट्रेशन ही ना, हम टाइट्रेशन का फिनोमिना पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कूलोमेट्रिक टाइट्रेशन आपकी बहुत अच्छी समझ में आ जाए। कोई भी टाइट्रेशन होता है उसमें एक होता है टाइट्रेंट, एक होता है टाइट्रेंड डी। इसमें एक चीज़ आपके पास मौजूद होती है कॉनिकल फ्लास्क में, ऊपर लगी होती है ब्यूरेट। ब्यूरेट में जो चीज़ मौजूद होगी इसको आप कहेंगे टाइट्रेंट, और फ्लास्क में जो चीज़ मौजूद होगी इसको कहेंगे टाइट्रेंड डी, दैट इज़। ठीक है, तो टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने सिस्टम में कोई ना कोई इंडिकेटर डाल दिया, सही है, या इंडिकेटर के बजाय अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो क्योंकि एनालाइट खुद ही इंडिकेटर का काम कर देता है तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती ज़्यादातर केसेस में। तो आपने ब्यूरेट से एक स्पीशीज़, एक केमिकल स्पीशीज़ नीचे गिराई फ्लास्क में, इन दोनों में रिएक्शन हुआ, जैसे ही इनका रिएक्शन स्टिचोमेट्रिक रेशो के हवाले से पूरा हो गया, अब जो आने वाला इनकमिंग ड्रॉप है उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फ्लास्क में जो भी सॉल्यूशन मौजूद है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कूलोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये जो टाइट्रेंट है ये आप ब्यूरेट से ऐड नहीं करते। कूलोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा कि आपके पास एक कंटेनर होगा,
इस कंटेनर में आपका एनालाइट होगा और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होगा। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोड लगा है आपके पास, इस इलेक्ट्रोड पे जब हम इनफ पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ना, तो इसका मकसद ये होता है कि आपके सिस्टम में ये टाइट्रेंट को इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए जनरेट करवाए। यानी टाइट्रेंट आप ब्यूरेट से ऐड नहीं कर रहे, बल्कि इस सिस्टम को कुछ एनर्जी दे रहे हैं, कुछ वोल्टेज फराहम कर रहे हैं, उस वोल्टेज से इस सिस्टम में ही टाइट्रेंट खुद ही जनरेट हो जाता है। तो इसकी जो मेन एप्लीकेशन थी वो ये थी, वो उन टाइट्रेंट्स के लिए थी जो आम तौर से वोलेटाइल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि इन सीटू आप किसी भी रिएक्शन चैम्बर में, रिएक्शन वेसल में आप उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक कंट्रोल्ड फैशन में करंट इस चैम्बर में दे देना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको अगर अपने सिस्टम में ब्रोमीन यूज़ करना है, ठीक है, कोई रिएक्शन आप परफॉर्म करवाने वाले हैं जिसमें ब्रोमीन यूज़ करना है, तो आपने क्या कर दिया, ब्रोमाइड का सॉल्यूशन डाल दिया, यानी Br नेगेटिव का, और इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान आपने ठीक उतना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जो ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए होता है। तो ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमीन में, और वो ब्रोमीन आपके एनालाइट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप ये इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते रहेंगे उस वक्त तक वो ब्रोमीन होता रहेगा कन्वर्ट। जैसे जैसे सारा ब्रोमीन एनालाइट से रिएक्ट करके यूज़ हो जाएगा, अब क्योंकि एनालाइट आपका ख़त्म हो चुका है, तो अब जो एक्सेस ब्रोमीन होगा वो आपके इंडिकेटर के साथ मिलकर कलर प्रोड्यूस कर देगा। वहीं पे आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना आप बंद कर दीजिए। तो जो करंट आप अप्लाई कर रहे थे और जितने वक्त तक आपने करंट अप्लाई किया, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा था। अब ये जो चार्ज आया है, ये इस चार्ज की वजह से आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए होंगे उतने ही ब्रोमीन एटम्स भी जनरेट हुए होंगे, ठीक है। अब जितने ब्रोमीन एटम्स यूज़ हुए होंगे उस हिसाब से अगर स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन आपके पास है एनालाइट की और ब्रोमीन की, तो वो यूज़ करते हुए आप एनालाइट की कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कूलोमेट्रिक टाइट्रेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो कूलोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर जो एनालाइट से रिएक्ट करने वाला टाइट्रेंट है वो आप इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज का लेक्चर कवर कर लिया। यहाँ तक जो भी सवाल है आपका, जो भी क्वेश्चंस हैं, इश्यूज़ हैं, वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।